Hello dosto, welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories, twisted games, and many more exciting aspects of literature. चैप्टर 4 रीस और ब्रिजेट। ब्रिजेट और मैं एथेनबर्ग, एल्डोरा की कैपिटल पहुंच गए थे। हमारी लैंडिंग उसके 4 दिन बाद हुई जब मेरे अब और वॉकिंग नहीं वाले रूल ने हम दोनों के बीच एक नया साइलेंट वॉर शुरू कर दिया था। प्लेन का ट्रिप इतना ठंडा था जैसे रशिया की किसी जमी हुई नदी में कूद गए हों, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे अपना काम करने के लिए ब्रिजेट की पसंद की जरूरत नहीं थी। मैं नेशनल सिमेट्री के करीब खड़ा था, जहां हवा का क्रीपी सा हाउलिंग साउंड सुनाई दे रहा था। नंगे पेड़ों के बीच से ठंड की एक तीखी लहर सीधा मेरी हड्डी तक घुस रही थी। आज ब्रिजेट के स्केड्यूल का पहला थोड़ा सा फ्री डे था जब से हम आए थे, और मुझे शौक लगा जब उसने कहा कि वो ये दिन सेमेट्री में गुजारना चाहती है। पर जब मैंने देखा क्यों, मैं समझ गया। मैं थोड़ा दूर खड़ा रहा, पर इतना करीब कि मैं देख पाऊं वो किन दो ग्रेव्स के सामने घुटनों पे बैठी थी। जोसेफिन वॉन एशेबर्ग, फ्रेडरिक वॉन एशेबर्ग, उसके पेरेंट्स। मैं 10 साल का था जब क्राउन प्रिंसेस जोसेफिन चाइल्ड बर्थ के टाइम गुजर गई थी। उस वक्त उसकी फोटोज हर न्यूज़ और मैगजीन पर छाई हुई होती थी। प्रिंस फ्रेडरिक भी कुछ साल बाद कार एक्सीडेंट में मर गए। ब्रिजेट और मैं दोस्त नहीं थे। सच कहूं तो हम ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। फिर भी जब मैंने उसके चेहरे पर पेरेंट्स को याद करके आई दर्द भरी एक्सप्रेशन देखी, मेरी चेस्ट में एक अजीब सी चुभन हुई। ब्रिजेट ने अपने बालों की एक लट कान के पीछे की और धीरे से कुछ बोला, शायद अपने माँ बाप के लिए। मैं यूजुअली लोगों की पर्सनल बातें नोट नहीं करता, पर एक सेकंड के लिए चाहा कि मैं सुन पाऊं कि वो क्या कह रही थी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ, ध्यान हट गया। क्रिश्चियन, मैं तुम्हें वो नाम 10 मिनट में दे सकता हूं। मैंने, नहीं, बंद करो। एक और मैसेज आया, पर मैंने फोन साइड रख दिया। इरिटेशन उठने लगा। क्रिश्चियन एक जिद्दी इंसान था, जो लोगों के पास्ट की खबर निकालने में मजा लेता था। उसे जैसे ही पता चला कि मैं एल्डोरा आ रहा हूं, वो कंटिन्यूअसली मेरे पीछे लगा हुआ था। उसे पता था मुझे इस कंट्री से कितनी प्रॉब्लम्स हैं, एंड अगर वो मेरा बॉस और दोस्त के क्लोजेस्ट ऑप्शन ना होता तो शायद अब तक मैं उसकी शक्ल पे मुक्का मार चुका होता। मैंने उसे क्लियर बोल दिया था कि मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, और मैं वाकई मीन करता था। मैं 31 साल बिना उसके जी चुका हूं, आगे भी जी लूंगा। मैं ब्रिजेट की तरफ वापस ध्यान दे ही रहा था कि एक पत्ता टूटने की आवाज आई और फिर कैमरा शटर की क्लिक। मेरा सिर तुरंत स्नैप हुआ और गले से एक ग्राउल निकल गई जब मैंने एक ब्लॉन्ड बाल की झलक एक टूमस्टोन के पीछे देखी। साला पापराजी। उस कमीने ने चीख मार के भागना ट्राई किया जब उसे समझ आया कि वो पकड़ा गया है, पर मैं सीधा उसके पीछे जाके उसकी जैकेट पकड़ ली जैसे ही वो कुछ कदम दूर जाने लगा था। मेरी आंख के कोने से मैंने ब्रिजेट को उठते हुए देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मुझे अपना कैमरा दो, मैंने शांत लेकिन कड़क टोन में बोला। पपराजी काम का हिस्सा थे, पर एक लाइन होती है, किसी को खाते पीते वक्त क्लिक करना अलग बात है और किसी के प्राइवेट इमोशनल मोमेंट को कैप्चर करना अलग। ब्रिजेट अपने पेरेंट्स की ग्रेव्स पर आई थी और ये इडियट बीच में घुस रहा था। नहीं, पपराजो थोड़ा हिचकिचा कर बोला, ये फ्री कंट्री है और प्रिंसेस ब्रिजेट एक पब्लिक फिगर है। मैं वो सेंटेंस पूरा करता उससे पहले ही मैंने उसके हाथ से कैमरा झटके से खींच लिया, जमीन पर पटक दिया और अपने बूट से तोड़कर बिल्कुल चूर चूर कर दिया। मुझे उससे पूछना पसंद नहीं। वो चीखा, वो कैमरा 5,000 का था। मान लो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, सिर्फ यही टूटा। मैंने उसकी जैकेट से हाथ हटा दिया और उसे सीधा कर दिया। ज्यादा वार्निंग जैसा, कम हेल्प जैसा। 5 सेकंड में गायब हो जाओ वरना और चीजें टूट जाएंगी। वो गुस्सा तो था पर बेवकूफ नहीं। कुछ सेकंड्स बाद वो पेड़ों के बीच से भाग गया, अपने टूटे हुए कैमरे के टुकड़े छोड़ते हुए। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी की आवाज आई और वो पार्किंग लॉट से निकल गया। ब्रिजेट मेरी तरफ आई। मैं इसे पहचानती हूँ, नेशनल एक्सप्रेस का बंदा है, सबसे बकवास टैबलॉइड। शायद तुम्हारे कैमरा तोड़ने को लेके कोई क्रेजी सी कहानी बना दे, सैटेनिक रिचुअल या पता नहीं क्या। मैंने हफ किया। जो भी हो, डिजर्व था। मुझे लोग पसंद नहीं जो दूसरों की प्राइवेसी की कदर नहीं करते। ब्रिजेट के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई। पिछले 3 दिनों की पहले का टेंशन थोड़ा कम हुआ। वो पपराजी ही हैं और उनका काम ही होता है दूसरों की प्राइवेसी तोड़ना। जब कोई सेमेट्री में हो तब नहीं, मैंने तीखेपन से कहा। मैं अब आदत सी हो गई हूं, पैलेस हो या बाहर, कभी ना कभी कोई ना कोई फोटो लेने आ ही जाता है। उसने एक ठंडी सांस ली। वैसे थैंक्स कि तुमने हैंडल किया, इवन इफ इट गॉट अ बिट इंटेंस। उसकी आंखों में उदासी का एक हल्का सा रंग अब भी था और मुझे एक अजीब सा पुल महसूस हुआ। शायद इसलिए क्योंकि मैं भी अकेला बड़ा हुआ था, बिना उन लोगों के जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले होने चाहिए थे।
मेरा कभी रियल पेरेंटल बॉन्ड था ही नहीं, तो मैं उस कमी को कैसे समझता। लेकिन ब्रिजिट ने वो सब झेला था और फिर अपने डैड को भी खो दिया। नेचुरली उसका दर्द ज्यादा था। तू उसका फ्रेंड नहीं, तू उसका गार्ड है बस। चाहे वो जितनी भी खूबसूरत या उदास लगती हो, मेरा काम उसे कंफर्ट देना नहीं था। मैं पीछे हटा। चले, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ थोड़ी देर और रुक सकते हैं, पर 1 घंटे में तुम्हारी इवेंट है। ना, मैं रेडी हूँ। बस अपने पेरेंट्स को क्रिसमस विश करना चाहती थी और उन्हें अपनी लाइफ के अपडेट्स देने थे। ब्रिजिट ने शर्म से बाल पीछे किया। थोड़ा वियर्ड लगता है, बट इट्स ट्रेडिशन, और मुझे लगता है वो सुन रहे होते हैं। लाइक आई सेड, इट्स सिली। बिल्कुल सिली नहीं, मैंने सॉफ्ट टोन में कहा। मेरे अंदर टाइटनेस सी फील हुई, वो पुरानी यादें जो मैं भूलना चाहता हूँ। मैं भी अपने पुराने मिलिट्री बडीज के साथ ऐसा ही करता हूँ। उनके ग्रेव्स डीसी के आसपास ज्यादा हैं। जब पॉसिबल होता है मैं जा लेता हूँ। वो लोग मेरी वजह से मरे थे। सबसे कम मैं ये कर सकता था कि जाके उन्हें रिस्पेक्ट दो। तुम नेवी वाले फ्रेंड्स के कांटेक्ट में रहते हो? ब्रिजिट ने पूछा जब हम एग्जिट की तरफ चल रहे थे। मैं आसपास देख रहा था, कहीं कोई पापराजी या कोई और ना हो। एरिया बिल्कुल क्वाइट था, सिर्फ हम दोनों और हमारे पास्ट की यादें। थोड़े बहुत, उतना नहीं जितना चाहूंगा। मेरा यूनिट ही मेरा परिवार था, पर जो कुछ हुआ उसके बाद एक दूसरे से टच में रहना मुश्किल हो गया। हम सब एक दूसरे को उस चीज की याद दिला देते थे जो हम खो चुके थे। ओनली एक ही इंसान था जिससे मैं रेगुलर बात करता था, मेरा पुराना नेवी कमांडर। किस वजह से तुमने छोड़ दिया नेवी? ब्रिजिट ने अपने हाथ और अंदर दबा लिए, कोट के पॉकेट्स में। 1 सेकंड के लिए मन हुआ उसे थोड़ा पास खींच लूं ताकि वो मेरी बॉडी हीट शेयर कर सके। ठंड काफी ज्यादा थी और उसके कपड़े हवा को रोक नहीं पा रहे थे। सब कुछ ज्यादा हो गया था, मैंने धीरे से बोला। डिप्लॉयमेंट्स, अनसर्टेनिटी, फ्यूनरल्स। मेरी टीम के लोग मेरे सामने मर रहे थे। मेरे सीने में वो पुराना दर्द उठने लगा। मैं टूट रहा था। अगर मैं नहीं निकलता तो मैं खुद को ही खो देता। मैंने सर हिला दिया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ज्यादातर वेट्स का यही हाल होता है। मैं कोई खास नहीं। हम कार के पास पहुंचे। मैंने उसके लिए डोर खोला, पर अंदर जाने के बजाय उसने मेरा आर्म छुआ। मैं तुरंत स्टिफ हो गया। उसका टच मेरी कपड़ों के पार से भी जलता हुआ लग रहा था। सॉरी, वो बोली, जो हुआ उसके लिए और पूछने के लिए भी। मैंने सालों पहले सब छोड़ दिया। अगर बात नहीं करना चाहता तो करता भी नहीं। इट्स फाइन। मैंने अपना हाथ अलग किया और डोर और खोल दिया। नेवी का टाइम मैं रिग्रेट नहीं करता। मेरे यूनिट वाले मेरे भाई जैसे थे। वो ही क्लोजेस्ट थिंग था जो मेरे पास फैमिली के नाम पर था। पर फ्रंटलाइन का काम, वो सब मुझे काफ़ी हो चुका था। ये सब मैंने कभी किसी को डिटेल में नहीं बताया, शायद इसलिए क्योंकि बात करने के लिए कोई होता ही नहीं था मेरे थेरेपिस्ट के अलावा। और ऑनेस्टली मेरे थेरेपिस्ट ही काफ़ी थे। इतनी इश्यूज थे कि और किसी को झांकने देने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी तुम बॉडीगार्ड बने, ब्रिजिट ने पॉइंट किया। डेंजर फ्री जॉब तो है नहीं, मैंने ड्राई टोन में कहा। मेरे पास स्किल्स थे। एक्स सील्स में से बहुत लोग प्राइवेट सिक्योरिटी ज्वाइन करते हैं। क्रिश्चियन ने मुझे पुश किया, हमेशा की तरह, और मैं मान गया। रिटर्न करने के 1 दिन बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ब्रिजिट ने आईब्रोज रेस किए। तुम कभी इतने डेंजर में नहीं पड़े जितना तब से पड़े हो जब से मैं तुम्हारी क्लाइंट बनी हूं, है ना? मैं ऑलमोस्ट मुस्कुरा दिया। बिल्कुल, तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी आर्टरी बर्स्ट होने का रिस्क भी 10 टाइम्स बढ़ गया। ब्रिजिट का कन्फ्यूजन 1 सेकंड में दूर हो गया और उसकी एक्सप्रेशन एक अजीब सी डिलाइट प्लस एनॉयंस के मिक्स बन गई। अच्छा हुआ तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर वापस आ गई मिस्टर लार्सन, क्रिसमस का मिरेकल ही कहना पड़ेगा। मेरे गले से हल्की सी हंसी निकल गई। मैंने खुद को हैरान कर दिया। उस मोमेंट ने मेरे अंदर कुछ उठा दिया, वो हिस्सा जो काफ़ी टाइम से डार्कनेस के नीचे दबा हुआ था। ब्रिजिट भी हल्की सी स्माइल दे गई, जैसे मेरी हंसी ने उसे एनकरेज किया हो। मैं तुरंत नॉर्मल हो गया। हंसी ठीक है, और कुछ नहीं। चलो, मैंने फेस से स्माइल मिटा दी, वरना लेट हो जाएंगे। ब्रिजिट, अगर मैं और रीस के रिलेशनशिप को एक गाने में एक्सप्लेन करूं तो वो केटी पेरी का हॉट एंड कोल्ड जैसा होता। एक पल हम लड़ रहे होते, नेक्स्ट मोमेंट हंसी मजाक और इनसाइड जोक्स चल रहे होते। कभी कभी तो हम इतने ज़्यादा क्लोज हो जाते कि खुद मुझे भी समझ नहीं आता था कि ये नॉर्मल है या नहीं। सिमेट्री के पार्किंग लॉट में जो हुआ वो थोड़ा ऑकवर्ड था, नॉर्मल कपल्स जैसा बिल्कुल नहीं था। रीस का हंसना भी अलग था, आधी सी स्माइल, जैसे वो ज्यादा ओपनली कभी लाफ ही नहीं करता। उसे केयरफ्री होते इमेजिन करना मुश्किल था। पिछले महीनों में एक चीज़ मैंने सीखी थी, रिलेशनशिप के अप्स का फ़ायदा उठाना। इसलिए मैंने उसे सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। एक लोकल हाई स्कूल में काइंडनेस और मेंटल हेल्थ पर स्पीच देने के बाद मैंने कैजुअली हॉलिडे प्लान्स का टॉपिक छेड़ दिया। मैंने बोला कि यूजुअली मैं हॉलिडेज़ के लिए एल्डोरा में रुकती हूँ, पर इस बार कैंपस जल्दी वापस जा रहे हैं। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
फिर उसने थोड़ा टीजिंग टोन में बोला, सीधा बोल दो प्रिंसेस, क्या चाहिए? उसका हाथ मेरे फेस को टच करता है और मुझे अजीब सा फील होता है, जैसे मैं परमिशन मांग रही हूँ। वो बॉसी था, पर कहीं ना कहीं वही कंट्रोल मुझे उसमें नोटिसेबल लगता था। मैंने बताया कि मेरी फेवरेट बैंड जनवरी में डीसी आ रही है और टिकट्स ऑलरेडी ले लिए हैं। उसने सिर्फ बैंड का नाम और जगह पूछी। थोड़ी देर बाद वो बोला कि चेक करेगा। उसके टोन से क्लियर था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे लगा रिलेशनशिप का रिदम फिर से बिगड़ने वाला है। उसने क्लियरली कह दिया कि मेरी जॉब मेरी जिंदगी कंट्रोल करने के लिए नहीं है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि वो ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव करता है और ये एग्जॉस्टिंग हो जाता है। उसने कामली कहा कि लोग कंप्लेन नहीं करते क्योंकि वो बेस्ट है। फिर उसका टोन सीरियस हो गया। उसने कहा अगर उसे फैमिली चाहिए होती तो वो नॉर्मल ऑफिस जॉब करता, सेफ लाइफ चूज करता। उसने बताया कि उसका काम लोगों की जिंदगी बचाने से रिलेटेड है और उसमें लॉस भी होता है। वो बात कह के चुप हो गया। मेरे दिमाग में उसकी मिलिट्री लाइफ की बातें फ्लैश होने लगी, डिप्लॉयमेंट्स, अनसर्टेनिटी और फ्यूनरल्स। उसने डिटेल में कभी नहीं बताया, पर मुझे समझने के लिए उतना ही काफ़ी था। मेरे दिल और दिमाग दोनों हैवी हो गए थे। गिल्ट और सिंपैथी एक साथ फील हो रही थी, जैसे पेट से निकलकर सीधा हार्ट को पकड़ लिया हो। इसी वजह से मैं रीस के बारे में कंफ्यूज रहती थी। मुझे उसका बिहेवियर पसंद नहीं था, उसके डिसीजंस भी गलत लगते थे, पर उससे नफरत भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती थी कि वो ऐसा क्यों था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसका कोई क्लियर सोल्यूशन मुझे नज़र नहीं आ रहा था। रीस ने सीरियस टोन में कहा कि बस एक छोटी सी गलती काफ़ी होती है, 1 सेकंड का डिस्ट्रैक्शन और सब कुछ खत्म हो सकता है। गलत जजमेंट लाइफ और डेथ का फ़र्क बना देता है। उसकी आंखों में एक ठंडापन था जब उसने बोला कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता मैंने टिकट्स पहले ही क्यों ना ले ली हों, वो जगह खुद चेक करेगा और अगर उसे कुछ भी रिस्की लगा तो मैं नहीं जाऊंगी। डिस्कशन ख़त्म। मेरे दिमाग में बहुत सारे रिप्लाईज थे, पर जो वर्ड्स मुंह से निकले वो अनएक्सपेक्टेड थे। मैंने सॉफ्टली कहा कि हम कोई वॉर जोन में नहीं रह रहे, हर सेकंड अलर्ट रहना ज़रूरी नहीं होता। उसका फेस और ज़्यादा टाइट हो गया। चाहे वो नेवी छोड़ चुका था, पर मुझे लगता था वो अभी भी अपने दिमाग के अंदर लड़ रहा है। उसने बोला, ज़िंदगी खुद एक बैटलफील्ड है और जितनी जल्दी ये समझ आ जाए उतना सेफ रह सकते हो। मुझे पता था मेरी लाइफ काफ़ी लोगों से बेटर रही है, मैं प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ी हुई थी, इसलिए लकी थी, पर रोज़-रोज़ ज़िंदगी को एक जंग की तरह जीने का आइडिया मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि ज़िंदगी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं होती। सर्वर ने तभी खाना टेबल पर रख दिया। मैंने कामली बोला कि ये बस एक कॉन्सर्ट है और मैं ठीक रहूंगी, उससे प्रॉमिस करते हुए। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर बुक लवर फ्रेंड्स। पसंद आई हो हमारी ऑडियो बुक तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।